हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिस्ट्री की एनसीईआरटी 6th क्लास की। ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। पार्ट 1 और 2 मैंने पढ़ा दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 इतिहास। एनसीईआरटी जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हर स्टूडेंट को एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। जो भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ें। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम वीडियो को शॉर्ट बनाएं, तो जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम वही पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा हम उसको नहीं पढ़ेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि यह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित करने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब की पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो भी इमारतें थी 4700 साल पहले उनका निर्माण हुआ था। आप इसको याद करना। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? इन नगरों से कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। जो हिस्सा बड़ा था वो नीचे था और जो हिस्सा छोटा था वह ऊपर था। तो उन्होंने जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको दुर्ग कहा और जो नीचे वाला था उसको निचला हिस्सा कहा। आइए इसको हम पढ़ते हैं। दोनों हिस्सों की 4 दीवारें पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने मान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, तो जिससे पानी का रिसाव नहीं हो, पानी अंदर नहीं जाए, तो उसके लिए उन्होंने चारकोल की परत चढ़ाई थी एक, है ना। आइए अब स्टार्ट करते हैं। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। जो ये सरोवर था
तो इसमें नीचे उतरने के लिए 2 तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यही विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ यह यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। लोथल में आप इसको मानचित्र को अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंधु प्रांतों, भारत से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। इनके सभी स्थलों से पुरातत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी का लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के पाट, मोहर, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो मैं आपको अभी नीचे चीज़ें दिखाऊंगी क्या क्या मिले हैं। यह है स्नानागार है और ये देखिए इसके चारों तरफ ये सीढ़ियाँ हैं और चारों तरफ एक कमरे बनाए गए थे छोटे छोटे। और अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार होते थे और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले भी होते थे जिन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियां और सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेहराब, मेन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सकती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ये देखिए ये है, ये यहाँ पे नाले बनाए जा रहे हैं उनके, और ये है वहाँ का कुआं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, एक ऊपर कुआं है, ये आपको मैंने अभी दिखाया था। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है, यहाँ पे ये रही मोहर। ये वहाँ की मोहर है। अरे ये है मोहर, हो गया है, ये मोहर है। और यहाँ पे मिट्टी के खिलौने हैं जो वहाँ से बने होते थे। इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण। विद्वान ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे मिट्टी के खिलौने हैं, ये मैंने आपको दिखाए थे, ये मिट्टी के खिलौने हैं और ये मोहर है और ये कुआं है और ये है हमारा, ये वहाँ पे नाले बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, और ये है हमारा स्नानागार, हड़प्पा सभ्यता का। आपने इन सबको अच्छे से देख लिया, अब आपको हम आगे बढ़ाते हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों में से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों
को जो चीज़ें वहाँ मिलती हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई जाती थी। तांबे और कांसे और औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिलने वाली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मनके, बाट और फलक है। यह है मनके और यह है बाट। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों के मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सभ्यता 7000 साल पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के एक ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ये वहाँ की एक प्रसिद्ध मूर्ति है। हम इसको बाद में पढ़ेंगे। अब हम उनके बाट देख लेते हैं। वहाँ पे ऐसे बाट हुआ करते थे। ऊपर पत्थरों के बाट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया होगा। इन्हें चर्ड पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद मूल्यवान पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं और मनके इनमें से कई पत्थरों से बनाए जाते थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इसके बीच छेद किए जाते थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में बाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। ये मैंने आपको दिखाए थे, अभी दिखा देती हूँ। नीचे बाईं कटाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। जो मैंने आपको वो मूर्ति दिखाई थी वो मोहनजोदड़ो से मिली है। इनमें से कुछ कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। यह फलक धारदार फलक है। ये वहाँ के गहने हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये हमने पढ़ लिया था सब। इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहर पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 36 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया होगा। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिला ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयांस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते थे, लेकिन फेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू तथा स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयांस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के
प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इससे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन सोना, तांबा, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसी पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। कच्चा माल उसे बोलते हैं, जैसे हम मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं तो वो जो मिट्टी होगी उसको कच्चा माल बोलेंगे। हम लकड़ी के कुछ वस्तुएं बना रहे हैं, फर्नीचर की वस्तुएं जो होती हैं, तो लकड़ी को हम कच्चा माल बोलेंगे। तो कच्चा माल उस चीज़ को बोलते हैं जिससे कुछ वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के लोग जो थे वो कच्चा माल राजस्थान से लाते थे। जहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। ये देखिए खिलौना मिला है वहाँ पर। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इस चित्र को देखो, एक खिलौना है और दूसरे एक मोहर है। ये क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे? पिछले अध्याय में क्या तुम पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? ये है। तो जब ये खिलौना है तो पहिए की खोज हड़प्पा सभ्यता में हो चुकी थी। ठीक है। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। जो गांव में लोग रहते थे, किसान लोग, वो अनाज उगाया करते थे, खेत और जानवर पाला करते थे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। किसान और चरगाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं और जौ, दालें, मटर, धान, तिल को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाहे होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था।
वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, यहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची-ऊंची दीवारें बनाई गई थी। उसके अंदर जाने के लिए बड़े-बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगरों में खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी के जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुएं पाई जाते थे। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर, लोथल जो शहर था ना, वो वहाँ पर बसा था जहाँ पर कीमती पत्थर मिला करते थे। ठीक है, जहाँ पर कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कहाँ? लोथल में। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं के बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक बड़ा गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरों और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिली हैं। ये वहाँ का स्नानागार है। आइए इसको भी पढ़ा देते हैं। लोथल का बंदरगाह। यह एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने जाने वाली नावें रुकती थी। जहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम था। पत्थर के टुकड़े, अर्ध बने मनके बनाने वाले उपकरण जैसे और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का उपयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन पर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। थैले को बंद करने के बाद उसके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। पहले भी मोहर चला करती थी, जैसे हम आज के टाइम पे सभी चीज़ों पे मोहर लगाते हैं। तो पहले भी कच्ची मिट्टी उस पे मतलब ऐसे पोत दिया करते थे और उसके ऊपर मोहर लगा दिया करते थे। तो अगर मिट्टी ऐसी पोती भी होती थी तो उससे पता चलता था कि मोहर के साथ मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं हुई सामान के साथ। आइए आगे बढ़ाते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य क्या था? लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी-नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी अचानक। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरगाहों और घास खाने वाले समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे होगा, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का अवसर कुछ ही इलाकों में
हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का अवसर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंधु और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिणी इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर रहने लगे। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। अन्यत्र में क्या क्या दिया है, आइए इसको भी पढ़ा देते हैं। आपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान में चला गया रहने के लिए। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेना दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। मतलब जैसे कि मैं इसको रोक देती हूँ, जैसे कि कोई मर जाता था तो आज के टाइम में तो उसको जला देते हैं, पर पहले मिस्र के जो लोग थे वो उनको वहीं पे ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखते थे। उनका मांस वगैरह जो होता है वो गल जाता है, ढांचा बचता था, तो उसको पट्टी वट्टी से वो लपेट कर रखते थे, कपड़े से। बोलते थे ये हमारी सहायता करेगी। उसको जो मरा हुआ व्यक्ति होता था तो उस ढांचे को मम्मी बोला जाता था। आइए स्टार्ट करते हैं। उनके शवों के साथ और भी उनके चीज़ें दफनाई जाती थी। उनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, खाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। कभी कभी सबके साथ उसके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। रुकिए, मतलब जैसे उनके सेवक और सेविका थी, यानी कि मरने के बाद भी उनको ज़रूरत पड़ती होगी, उनको भी उसी जगह उनके साथ ही दफना दिया जाता था। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने के परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा धन दौलत मिस्र में ही खर्च होता था। सबके ऊपर मतलब सब चीज़ रखते थे, वो अमीर थे। सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे मोती सब रखते थे। आपको वीडियो कैसी लगे, चाहे तो आप खुद पढ़ सकते हो, और अच्छी लगी तो दोबारा देख सकते हो। देखिए मैं आपको पूरा पार्ट दिखा देती हूँ दोबारा से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। धन्यवाद।